हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेज को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेज पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेज हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। सो आइए आज की ताजा खबर में शुरुआत करते हैं टाटा ग्रुप के साथ। तो टाटा सन्स, ये जो प्रमोटर कंपनी है टाटा, सारी टाटा कंपनीज की, तो इनको अराउंड 28,000 करोड़ रुपीस के डिविडेंड्स और शेयर बायबैक के तौर पे पैसे मिले हैं इन FY22। कितने? अराउंड 28,000 करोड़ रुपीस। तो इसमें सबसे ज्यादा जो डिविडेंड है या फिर शेयर बायबैक से पैसा मिला है वो है TCS से। क्लोज टू 24,500 करोड़ रुपीस के जो टोटल इनकम हुआ है टाटा सन्स का, वो TCS इस कंपनी की तरफ से हुआ है। देन नंबर 2 पोजीशन पे आता है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील से भी अराउंड 2023 करोड़ रुपए, 2023 करोड़ रुपीस का डिविडेंड टाटा सन्स को मिला है। उसके बाद आता है टाटा कम्युनिकेशंस 347 करोड़ रुपीस, टाटा पावर 252 करोड़ रुपीस, टाटा इन्वेस्टमेंट 190 करोड़ रुपीस, और बचे हुए जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो लिस्टेड है उनसे अराउंड 615 करोड़ रुपीस। तो टोटल अमाउंट जो होती है टाटा सन्स की एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और शेयर बायबैक is 27,796 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 21 में ये जो अमाउंट थी वो अराउंड 23-24,000 करोड़ रुपीस के बीच में थी। वहां से क्लोज टू 4,000 करोड़ रुपीस इस बार ज्यादा है, थैंक्स टू द मेन कैश काउ TCS, जिसने 24,367 करोड़ रुपीस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड शेयर बायबैक टाटा सन्स को दिए हैं। अब सही में इन पैसों की रिक्वायरमेंट टाटा सन्स को है क्या? यस, डेफिनेटली है। बिकॉज अगर आप टाटा सन्स या टाटा ग्रुप के प्लान्स देखोगे तो एयर इंडिया का जो एक्विजिशन हुआ है वहां पे अच्छा खासा पैसा लगने वाला है। टाटा मोटर्स, ये जो कंपनी है, अभी भी डेट में है, काफी ज्यादा डेट है, तो वो जैगुआर की वजह से सबसे ज्यादा है। तो वहां पे भी अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट आती है तो टाटा सन्स को वो देना पड़ सकता है, या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डेट रेज करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टाटा सन्स को वहां पे दिखानी होगी। देयर आर लॉट ऑफ एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स आल्सो टाटा ग्रुप इज डूइंग विद टाटा पावर, ये जो कंपनी है उनकी। अब यहीं पे अगर टाटा ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं तो टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स, इनका इन अ वे जॉइंट वेंचर तो नहीं मैं बोलूंगा, बट टाटा मोटर्स ये जो कंपनी है अपने जितनी फैक्ट्रीज है वहां पे सोलर रूफ करके जो रिक्वायरमेंट है पावर की वो वहीं से कंप्लीट करना चाहते हैं। और ऐसा ही 7 मेगावाट पीक का जो प्रोजेक्ट है वो पुणे में कंप्लीट किया जा रहा है। सो टोटल 17 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें से 10 मेगावाट ऑलरेडी हो चुका है और अभी 7 मेगावाट है। सो आई थिंक ये सब चीजें अगर आप देखोगे तो जो सिनर्जी टाटा ग्रुप में डेवलप हुई है बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप हुई है जब से मिस्टर एन चंद्रा जी आए हैं। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड कि अगर आपके जो प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज आप करते हो वो इंटरनली ही अगर कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा तो वो जो इकोसिस्टम बिल्ड हो जाती है ना, उसको हिलाना या मूव करना विल बी वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सिनर्जी मिस्टर एन चंद्रा जी ने यहाँ पे डेवलप की है। अब टाटा ग्रुप के बारे में ही हम बात कर रहे हैं तो इंडियन होटल्स के बारे में भी एक न्यूज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। उन्होंने आह्वान 2025 ये एक स्ट्रेटेजी प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें वो आपके मार्जिन, अपने जो मार्जिन से, जो बिजनेस के मार्जिन से, बिटा मार्जिन वगैरह, उनको वहां पे वो री इम्प्रूव करने वाले हैं या फिर री इंजीनियर करने वाले हैं। पूरा ब्रांडस्केप जो है वो वहां पे री इमेजिन वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे इन राइट वे जा रहा है। इवन पोर्टफोलियो को भी अच्छा खासा रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे इंडियन होटल्स ये कंपनी कर रही है। 2020 और 21 ये जो ईयर थे वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे उस इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए। तो वहां पे अब चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है और उसके लिए कंपनीज गेटिंग रेडी। और यहाँ पे भी अगर रिक्वायरमेंट आती है तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी वी नो इंडियन होटल्स इज वेरी वेल नोन फॉर राइट्स इशू, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से वो पैसा ज्यादा उठाने में बिलीव करते हैं एंड इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं इस कंपनी में। तो यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से पैसे रेज किए जाते हैं
राइट्स इशू में, तो डेफिनेटली प्रमोटर्स भी वहां पे अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज करेंगे। एंड दैट्स व्हाई ये जो भी जो इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज ग्रुप के पास आ रहे या टाटा सन्स के पास आ रहे, आई थिंक दे आर गोइंग टू यूज इट रियली वेल। तो ये हमने यहाँ पे समझना है। तो रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बहुत ज्यादा है फ्रॉम दिस ग्रुप फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक वही यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। एंड यहाँ सबसे बड़ा अगर लायन शेयर किसी का है, सो ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ रुपीस का जो शेयर है वो टीसीएस से आता है। सो आप लोग समझ गए होंगे, अभी 18,000 करोड़ रुपए का जो शेयर बाय बैक भी किया, उसमें भी मेजर पोर्शन जो था वो टीसीएस के टाटा सन्स को ही गया था। उन्होंने ही शेयर बाय बैक में अच्छा खासा पार्टिसिपेशन वहां पे किया था। अब चलते हैं टुवर्ड्स यूएस मार्केट्स। तो कल यूएस मार्केट्स कैसे थे? तो कल यूएस मार्केट्स 1.59% टू 1.98% तक ऊपर थे, और ये ब्रॉडर लेवल पे मार्केट ऊपर थे। मतलब नैस्डैक जो एग्रेसिव इंडेक्स है वो सबसे कम ऊपर गया 1.59%, बट डाउ जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो 1.98% तक डाउ जोन्स कल ऊपर गया था। सो इट वाज अ ब्रॉडर बेस्ड रैली विच इज वेरी गुड। ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा नीचे आया, $109 पर बैरल। हो सकता है आप जब देख रहे होंगे तो शायद प्राइस अलग होगी, बट मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्राइस इज $109 पर बैरल। यूएस की जो 10 ईयर जिसे गिल्ड है वो 4 बेसिस पॉइंट से ऊपर गई है, फ्रॉम 2.80% टू 2.84%। और इंडिया की भी 10 ईयर जिसे गिल्ड जो है वो अराउंड 3 to 4 बेसिस पॉइंट से ऊपर गई है। सो इंडिया की जो 10 ईयर जिसे गिल्ड है वो 7.38% पे है। कल मार्केट्स फ्लैटिश काइंड ऑफ क्लोजिंग थी मार्केट की, एंड दैट्स व्हाई इंडिया का जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है वो 107% का है। रुपी का जो लेवल है 77.53 पर डॉलर है, तो ये एक्चुअली इंप्रूव हुआ है ऑलमोस्ट 29 बेसिस पॉइंट से। 77.82 की क्लोजिंग थी, वहां से ये इंप्रूव हुआ है बाय 29 पैसे, सॉरी बेसिस पॉइंट मैंने बोला, सो पैसे से ये इंप्रूव हुआ है। डॉलर इंडेक्स इज एट 102.15, तो 104 105 के लेवल्स हमने डॉलर इंडेक्स में देखे थे, बट नाउ डॉलर हैज स्टार्टेड डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट दी अदर हेवीवेट करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। यूरो हो, पाउंड हो या फिर अदर करेंसीज हो, तो उनके अगेंस्ट वो नीचे आ रहा है आई थिंक। बट इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर इन इंडिया इज स्टिल देयर। इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज आर अंडर प्रेशर, वी कैन नॉट डिनाई दैट। अब थोड़ा सा यूरोपियन वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो निगेटिव इंटरेस्ट रेट इरा से बाहर आना चाहते हैं अभी, बिकॉज द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन यूरोप में हम देख रहे हैं, 30 ईयर हाई 40 ईयर हाई ये इन्फ्लेशन चल रहे हैं। और जैसे मैंने यूएस के बारे में बोला था, ये यूएस में जो पॉलिसी मेकर्स है उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक्टिवली जो इन्वॉल्व हुए हैं ये मतलब टिपिकली मॉनेटरी सिस्टम में, तब से उन्होंने इतने ज्यादा इन्फ्लेशन रेट्स देखे नहीं है। सो थियोरी में इन्फ्लेशन मैनेज करना इज डिफरेंट, एंड प्रैक्टिकली जब एक्चुअल इकोनॉमी में वो चीजें हो रही है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन मैनेज करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो वही एक्सपीरियंस शायद पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी आर लिविंग इन अ हाई इन्फ्लेशन कंट्री सिंस लॉन्ग, एंड दैट्स व्हाई आर RBI governors are in a much better position to understand and manage these things practically. I don't want to demean anybody. Definitely, जो लोग इतने बड़ी बड़ी बैंक्स को संभाल रहे हैं, so they know everything. But still, so ये जो बात होती है ना कि they are ahead of the curve और behind the curve. So normally अगर आपने ये चीजें मैनेज नहीं की है प्रैक्टिकली, so बहुत बार आप behind the curve भी हो सकते हैं। So experienced लोग भी behind the curve हो सकते हैं, मतलब लेट एक्शन ले रहे, they are more of reaction जा रहा है rather than proactiveness. So reactive ज्यादा होते हैं वो rather than proactive. सो वो एक चीज हमने देखी है यहाँ पे। सो आई थिंक इन्फ्लेशन ऊपर गया है, सो दैट्स व्हाई ये जो निगेटिव इंटरेस्ट रेट इरा में वो रहते थे, मतलब अल्टीमेटली अगर आप पैसा डाल रहे हो तो यू आर गोइंग टू लूज मनी बाय इन्वेस्टिंग इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो शायद अभी कंप्लीटली चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो कल आप लोगों ने देखा था कि कैसे इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई कोल पे, बट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई ऑन स्टील एंड अदर रिलेटेड मटेरियल्स। तो उसकी वजह से कल जो स्टील के सेक्टर था वो ऑलमोस्ट 10 से 12% स्टॉक्स गिरे थे,
ऑब्वियसली अगर आप बिजनेसेस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस लाओगे तो उसका इम्पैक्ट होगा, बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अब ऑटो मेकर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टील का यूसेज सबसे ज्यादा ऑटो सेक्टर ही करता है, तो वहां पे अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर दीज कंपनीज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें टेक केयर की। एक तो फ्यूल की कॉस्ट कम कर दी, तो वो भी अच्छा है ऑटो मेकर्स के लिए, प्लस स्टील की कॉस्ट भी अब ऑटोमेटिकली कम हो गई है, सो वो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑटो कंपनीज के लिए हो सकता है। तो किसी का दुख तो किसी का सुख, तो यहाँ पे टाटा स्टील का दुख टाटा मोटर्स के सुख में यहाँ पे कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगेन अ गुड न्यूज, अ बैड न्यूज फॉर टाटा स्टील, अ गुड न्यूज फॉर टाटा मोटर्स। बट ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी का लगी है स्टील प्रोडक्ट्स पे, आयरन ओर प्रोडक्ट्स पे, तो इसकी वजह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स थे स्टील कंपनीज के, वो शायद थोड़े से यहाँ पे पोस्टपोन हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज एन इंटरेस्टिंग सेक्टर टू वॉच। अब यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको वो सेक्टर अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज 2-3 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था भाई क्या सुपर साइकिल है, क्या जबरदस्त तरीके से स्टील इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी एंड ऑल दोस थिंग्स, बट हाउ थिंग्स चेंज। सो ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जब आपका एक सेक्टर पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट विल स्टार्ट इंटरवीनिंग। बट नॉर्मली कैसा होता है, जब आप बहुत अच्छा समय देखते हो तो वहां पे आपके प्लान्स भी बहुत बड़े बड़े बनने शुरू हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। तो होपफुली दिस टाइम उन्होंने डेट पे उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया इन कंपनीज में। एक तो रिटेन्ड अर्निंग्स काफी अच्छी थी कंपनीज के पास, उसकी वजह से जो पैसा आया वही री इन्वेस्ट करने का प्लान उनका सबसे ज्यादा था। सो नॉर्मली गलतियां वही होती है कि ऐसा लगता है हमेशा, आई हैव सीन दैट स्टील साइकिल में जब साइकिल अपवर्ड आती है तो एवरी टाइम देयर इज अ डिबेट दैट भाई ये इस बार ना कुछ अलग है, ये तो सुपर साइकिल में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक वो जो चीज है ना, यूफोरिया जो क्रिएट किया जाता है मार्केट में, उसमें टिपिकली रिटेल इन्वेस्टर्स अटक जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर कि जिन लोगों को कल लग रहा था कि 10 से 12% अगर स्टॉक्स गिर चुके हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई एम नॉट ट्राइंग टू टाइम एनीथिंग, बट एक बार हिस्ट्री देख लीजिएगा स्टील सेक्टर की। आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स में कल काफी अच्छा आर्टिकल आया था इसी चीज रिलेटेड कि क्या कैसे पेनफुल हो सकता है आने वाला समय स्टील सेक्टर के लिए। एंड व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट्स इंटरवीनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक तो अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, तो उसकी वजह से आपका वो एक्सपोर्ट अनअट्रैक्टिव हो गया। उसके बाद अगर चाइना में सिचुएशन कंट्रोल और ज्यादा अच्छी हो जाती है, तो डेफिनेटली वहां पे उनकी तरफ से अच्छा खासा पार्टिसिपेशन भी हो सकता है वर्ल्ड ओवर सप्लाई साइड में स्टील के, तो वो भी एक चैलेंज आ सकता है स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो ये सारा डायनामिक्स यहाँ पे प्ले आउट होगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी एन इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच। सो इन सारी स्टील कंपनीज ने अपने कैपेक्स प्लान्स को रिव्यू करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव, इकोनॉमी में कैसे एक्टिविटी बढ़ रही है, कैसा स्पेंडिंग कंजम्पशन बढ़ रहा है। सो क्रेडिट कार्ड के जो स्पेंड्स है 48% से ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, और ये आंकड़ा जो है 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। 1,07,000 करोड़ रुपए का टोटल स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग हुआ है, विच इज 48% अप। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने फिर से एक बार अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है, और एसबीआई कार्ड्स ने भी अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है इन स्पेंड्स। बट मार्केट शेयर घटा किसका है, तो वो है आईसीआईसीआई बैंक का। जब एचडीएफसी बैंक पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे, तो वहां पे जो एचडीएफसी बैंक अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा था, तो मैक्सिमम मार्केट शेयर गेन जो था एचडीएफसी बैंक का, वो आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड्स ने किया था। अब लुक्स लाइक कि वंस थिंग्स हैव स्टार्टेड सेटलिंग डाउन, तो एचडीएफसी बैंक ने फिर से एक बार वो एग्रेसिवनेस क्रेडिट कार्ड बिजनेस में दिखाना शुरू किया है, एंड दैट्स व्हाई देयर मार्केट शेयर इज इंक्रीजिंग, इट इज मोर देन 26% नाउ। अब बात करेंगे जोमेटो के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, और रिजल्ट्स निगेटिव है। 360 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है, बट रेवेन्यू और ऑर्डर वैल्यू इज अप बाय ऑलमोस्ट 75%। तो यहाँ पे इज इट समथिंग न्यू? नो, इट इज नॉट न्यू। एज पर देयर प्रेडिक्शंस और जो उन्होंने किए थे उसके हिसाब से ये सारी चीजें चल रही है। सो ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस है, इसके ऊपर के जो आपके एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए वो बहुत ही ज्यादा पेशेंस वाले होने चाहिए।
आई थिंक दीज कंपनीज आर गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस। मार्केट यूफोरिया ने इनके वैल्यूएशंस को कहीं के कहीं लेके गए थे, अब रैशनैलिटी या रियलिटी चेक्स यहाँ पे मिल रहे हैं। आई एम नॉट डाउटिंग दी बिजनेस मॉडल्स ऑफ दीज कंपनीज, डेफिनेटली दे हैव क्रिएटेड new businesses, there is no doubt about that, we cannot doubt, and plus there is a situation of duopoly, तो वो भी निकालना बहुत मुश्किल होगा। So these I still feel Swiggy and Zomato are long term players in these markets. So इनके ऊपर मतलब मेरा काफी आई एम वाचिंग दिस स्पेस क्वाइट क्लोजली। सो whether you should invest, I'm not suggesting you to invest, but you should understand the businesses first and then invest. तो ये इसके डाउनसाइड रिस्क भी आपको उतने ही समझने होंगे। सो इट्स नॉट कि मतलब टिपिकल एफएमसीजी टाइप का बिजनेस है नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे डायनामिक्स है जो आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये समझता है और आपको इन बिजनेसेस में कन्विक्शन है तो ही आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेने चाहिए, अदरवाइज it's better. There are so many businesses which are very easy to understand and invest, and there are no challenges of cash flows also or losses also. So वहां पे जाके आप one can invest. अगर समझता है, you believe in these disruptors, तो ही आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। एंड दीज आर एंटरप्रेन्योर्स की जो आगे जाके भी कुछ नया क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन आइडिया। सो वहां पे प्रॉफिट्स शायद काफी डिले हो सकते हैं, ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो वो रिस्क प्रोफाइल समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा आप लोगों के लिए। अब जियो एयरटेल के बारे में बात करते हैं, तो जियो एयरटेल आर इन अ बेटर पोजीशन or in a very good position to apply for 5G pan India spectrum licenses vis-a-vis Vodafone Idea। तो Vodafone Idea की सिचुएशन बहुत खराब है, they are still fighting for survival rather than growth। एयरटेल एंड जियो कंप्लीटली ग्रोथ ओरिएंटेड एक्शंस उनके चल रहे, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एयरटेल जियो एंड वोडाफोन आइडिया। और आरबीआई के गवर्नर मिस्टर दास जी का कल एक स्टेटमेंट भी आया है कि मोर रेट हाइक्स आर कमिंग सून एज एक्सपेक्टेड, इन्फ्लेशन इज द मेजर कंसर्न ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। सो करेंटली उसको एड्रेस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ एन आरबीआई गवर्नर। सो इट्स अ नो ब्रेनर। आई थिंक आने वाले कुछ जो मीट्स रहेंगे आरबीआई के, आई थिंक एग्रेसिव रेट हाइक्स वी कैन सी इन द मार्केट्स। एटलीस्ट 1.15% का जो रेट कट्स दिए थे ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, वो तो जल्द से जल्द यहाँ पे रिकवर हो सकते हैं। एंड अगर थोड़ा स्लो डाउन वगैरह चीजें आती है तो डेफिनेटली द आंसर्स वुड बी रेट कट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसके पहले रेट हाइक्स करके वो एमिनेशन उनके पास इकट्ठा करना उनको बहुत जरूरी है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू more rate hikes are coming soon. I'm not expecting rate hikes repo rate to go beyond 6%, but up to 6% there is a possibility that the repo rate will be there, and that's why around 7.5 to 8% के बीच में 10-year G-Sec yield can settle down, and that could open an opportunity for long-term government securities investing. So at that point of time we will discuss the advantages and disadvantages or challenges in these kind of investments. तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का भी वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।